जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। और गाइस देखो, ये जो लेक्चर है ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है। आज है 13 नवंबर 2024। और आज के लेक्चर में हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा। और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। और ये हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेजेस हैं जिनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फटाफट अभी के अभी। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये जीएस पेपर 2 का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इसमें हम लोग जो है वो बात करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, एजुकेशनल राइट्स और माइनॉरिटी स्टेटस पर। इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठ रहा है उसके बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस फिर से देखा जाएगा। ये डिसीजन आर्टिकल 30 के इंटरप्रिटेशन को लेकर एक नई डिबेट को जन्म दे रहा है। आज हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लीगल इश्यूज और पॉसिबल इंपैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एएमयू के ओरिजिन के बारे में। एएमयू का सपना था सर सैयद अहमद खान का। उन्होंने 1860s में यानी कि 1857 के रिवोल्ट के बाद देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। सर सैयद अहमद खान एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का विजन लेके आए जिसमें मॉडर्न साइंस और इस्लामिक वैल्यूज़ का एक यूनिक ब्लेंड हो। उन्होंने 1875 में मदरसतुल उलूम मुसलमानन ए हिंद शुरू किया, जो बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया और इसी ने एएमयू की फाउंडेशन रखी। तो एएमयू के ये पुराने नाम है जो आप ध्यान में रखेंगे। सर सैयद के विजन को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी मूवमेंट स्टार्ट हुआ और ब्रिटिश सरकार ने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की परमिशन दी, पर कुछ कंडीशंस के साथ। ये रिस्ट्रिक्शंस एएमयू की ऑटोनॉमी को पहले दिन से ही चैलेंज कर रही थी। अब बात करते हैं एएमयू के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस की। आज आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है, उसका इंटरप्रिटेशन खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी चैलेंज बन गया है। 1967 में अजीज बादशाह जजमेंट में कोर्ट ने यह कहा था कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव एक्ट यानी कि कानून के जरिए इस्टेब्लिश हुई है और ये माइनॉरिटी स्टेटस के दायरे में नहीं आती। अब सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट डिसीजन ने इस जजमेंट को रिकंसिडर करने की बात की है, जो सिर्फ एएमयू नहीं बल्कि और भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकती है। एएमयू का विजन सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं था। सर सैयद अहमद खान का विजन था कि ये यूनिवर्सिटी एक ऐसे जगह बनाए जहां स्टूडेंट्स मॉडर्न एजुकेशन को अपनी कल्चरल वैल्यूज के साथ इंटीग्रेट कर सकें। इस वजह से एएमयू ने सिर्फ मुस्लिम के लिए ही नहीं बल्कि हर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को अपने यहां एडमिशन दिया और नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया। एएमयू के एलुमिनी ने काफ़ी फील्ड्स में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे पॉलिटिक्स, साइंस, लिटरेचर और आर्ट्स। ये इंस्टीट्यूशन हमारे देश के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है। एएमयू के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया भी एक एग्जाम्पल है नेशनलिस्ट आइडियल्स और एजुकेशन के ब्लेंड का। जामिया मिलिया को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे एक सेक्युलर और इंडिपेंडेंट एजुकेशनल मॉडल को प्रमोट किया जा सके। दोनों इंस्टीट्यूशंस ने कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को सिंबलाइज किया और फ्री और यूनाइटेड इंडिया का सपना देखा। एएमयू और जामिया मिलिया के एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे एजुकेशन और पॉलिटिकल मूवमेंट्स एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे एजुकेशनल ऑटोनॉमी और माइनॉरिटी राइट्स पर डिस्कशन होती है। आज एएमयू का फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है, क्योंकि यह कोर्ट का डिसीजन आर्टिकल 30 के इंटरप्रिटेशन को रीडिफाइन कर सकता है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। अगर एएमयू अपनी ऑटोनॉमी को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखकर मेंटेन कर सकता है तो ये एक एजुकेशनल एक्सीलेंस के मॉडल के रूप में स्टैब्लिश रहेगा।
इस केस का रिजल्ट सिर्फ एएमयू नहीं बल्कि दूसरी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट करेगा, और ये देखा जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशनल राइट्स को कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है। तो ये था एक टॉपिक एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस से रिलेटेड और आर्टिकल 30 के इंटरप्रिटेशन पर जो अभी डिबेट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाले समय में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट और उनकी एजुकेशन ऑटोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये देखने लायक होगा। और ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो लाइक का बटन जो है वो जरूर हिट करिएगा। अब जो टॉपिक है गाइस वो जीएस पेपर 3 का एक टॉपिक है। हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया कंजर्वेशन के बारे में, यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया के संरक्षण के बारे में। मान लीजिए आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हैं और वहां कुछ एलिफेंट्स की रिसेंट डेथ की न्यूज़ है, जिसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था। तो ऐसे केस में क्या चैलेंजेस और सोल्यूशन है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के जरिए। तो सबसे पहले न्यूज से शुरू करते हैं। रीसेंट रिपोर्ट में हमें कुछ मेजर इश्यूज देखने को मिले। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कुछ एलिफेंट्स की डेथ ने हमें प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट के फ्लॉज यानी कि इश्यूज पे सोचने पर मजबूर कर दिया। और सिर्फ बांधवगढ़ ही नहीं, आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने भी कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया, यानी कि संरक्षण करें या विकास करें, इसके बीच में क्या करना है, इस चीज पर मेनली एक सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इंडिया का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कैसे काम करता है, पहले ये समझते हैं। तो हमारे पास नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ऐसी प्रजाति जिनके लुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है और उनका जो आवास है, हैबिटेट है, इसको प्रोटेक्ट करना और साथ ही लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके सस्टेनेबल कन्वर्जेशन को प्रमोट करना, कि जो भी डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल तरीके से हो, सतत विकास जो है उसको प्रोत्साहित करना। अच्छा, अब कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये क्या करते हैं, क्योंकि देखो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग को देखने को मिलता है कि नेशनल पार्क जो है वो क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो क्या होते हैं, कम्युनिटी रिजर्व जो है वो क्या है, जहां पर कम्युनिटी रहती है। अब ये कंजर्वेशन रिजर्व क्या है ये समझो। देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये बेसिकली एक बफर जोन होता है, राइट, जो नेशनल पार्क और ह्यूमन सेटलमेंट के बीच में होता है। यानी कि एक तरफ नेशनल पार्क है और उसके बीच का एरिया, और एक तरफ इंसान बसे हुए हैं। तो जो बीच का एरिया होता है नेशनल पार्क और इंसान के बसने के बीच का एरिया, वो जो होता है बफर जोन होता है, और वही होता है कंजर्वेशन रिजर्व। यहां पे कुछ लिमिटेड कम्युनिटी एक्टिविटीज जैसे इको टूरिज्म अलाउ किया जाता है ताकि कंजर्वेशन और लाइवलीहुड बैलेंस हो सके, कि हम संरक्षण भी कर सकें और लाइवलीहुड यानी कि लोगों की आजीविका भी जो है वो बैलेंस्ड रहे। इस तरह से कंजर्वेशन के साथ लोगों का भी भला हो जाए। तो ये है कंजर्वेशन रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि यहां कम्युनिटी खुद अपनी लैंड पे कंजर्वेशन एफर्ट्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब कम्युनिटी रिजर्व मतलब कि जंगल के अंदर वाला ही एरिया जहां पर लोग अपनी जमीन पर रहकर संरक्षण पर काम करते हैं। कंट्रोल टूरिज्म और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यहां पे परमिटेड है, लेकिन कंजर्वेशन गोल्स के अंदर, यानी कि ये जंगल के अंदर का ही कुछ एरिया होता है जहां पर कुछ कम्युनिटी रहती है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंजर्वेशन रिजर्व क्या है और कम्युनिटी रिजर्व क्या है। अब ये काम कौन हैंडल करता है, तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो पॉलिसी और फंडिंग के साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉस को इंश्योर करती है। फिर है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो एडवाइजरी रोल प्ले करती है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करती है जो प्रोटेक्टेड एरियाज को इंपैक्ट कर सकते हैं। और स्टेट लेवल पे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं जो डे टू डे मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग करते हैं। और एनजीओज जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया और WWF इंडिया भी एक्टिव रोल प्ले करते हैं, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और पॉलिसी इंप्रूवमेंट्स में काम करते हैं। चैलेंजेस बहुत है। सबसे पहले इंक्रोचमेंट और डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से आते हैं, जैसे रोड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क या इंडस्ट्रियल जोन्स, पोबीतोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके पास, मतलब कुल मिलाकर कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, जो कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उससे सबसे ज्यादा खतरा जो है वो वाइल्ड लाइफ को है।
फिर इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग काफ़ी वीक है, निगरानी हम लोग काफ़ी कम तरीके से रखते हैं, अतिक्रमण बहुत तेजी से हो जाता है, राइट, क्योंकि मैन पावर और सर्विलेंस इशू होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स होते आए हैं। आसाम के होलंगा पार गिबन सेंचुरी के आसपास इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इसी टेंशन का एक एग्जाम्पल है। पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि काजीरंगा के पास होटल कंस्ट्रक्शंस की अप्रूवल और कम्युनिटी रेजिस्टेंस भी होती है जब उनके ट्रेडिशनल लाइवलीहुड अफेक्ट होते हैं। कम्युनिटी वो करने लगती है, नारे लगाने लगती है, रेजिस्ट करती है, मना करती है कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट मत करो। क्यों? क्योंकि उससे उनकी आजीविका को खतरा हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस भी काफ़ी बड़ा इशू बन गया आज की डेट में। जलवायु परिवर्तन और जो जानवरों के जो आवास खत्म होते जा रहे हैं, हम जंगल काट काट के अपना घर बनाते जा रहे हैं और उनके घर को खत्म करते जा रहे हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जैसे कि हम स्ट्रेंथन करें इन्फोर्समेंट को, यानी कि कानून को लागू करने पर मेनली फोकस करें। पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग को इंप्रूव करना होगा। बांधवगढ़ जैसे केस से लेसन लेकर इन्फोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल असेसमेंट के साथ ही अलाउ करना चाहिए। गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए ताकि हैबिटेट को मिनिमम डैमेज हो। लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन में इन्वॉल्व करना जरूरी है ताकि उनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड मिल सके और इकोसिस्टम भी अच्छा रहे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को मजबूत करना होगा और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को ज्यादा पावर देनी होगी ताकि फास्टर लीगल प्रोसेस हो सके। क्लाइमेट रेजिलियंस पर फोकस करके एडाप्टिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बनानी होंगी। इसी पर ही हम लोग बहुत दिनों से आर्टिकल्स भी डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ही ना पड़ पाए। एनजीओस, कंजर्वेशनिस्ट और मीडिया को पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी ताकि डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के बीच में एक बैलेंस मेंटेन हो सके, कि हम डेवलपमेंट भी कर सकें और इस इकोसिस्टम को बचा भी सकें। तो ये था प्रोटेक्टेड एरिया कंजर्वेशन का एक टॉपिक। कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस मेंटेन करना आज के टाइम की सबसे बड़ी चैलेंज है। और ये टॉपिक अच्छा लगा है और अभी तक आपने लाइक हिट नहीं किया तो लाइक ज़रूर हिट करना। देख लो कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जीएस पेपर 3 के बारे में। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि DRR के कमिटमेंट्स और स्ट्रेटजीज जो जीएस पेपर 3 के सिलेबस में डायरेक्टली फिट होता है। ये टॉपिक ना ही सिर्फ थ्योरी में समझने के लिए इंपॉर्टेंट है पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, स्पेशली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि G20 DRR वर्किंग ग्रुप मीटिंग में इंडिया का स्टैंड क्या था। तो ब्राजील में हुई इस मीटिंग में इंडिया ने 2015 में अडॉप्ट किया गया सेंडई फ्रेमवर्क फिर से दोहराया। क्या है ये सेंडई फ्रेमवर्क? तो ये 2015 से 2030 तक का एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो डिजास्टर लॉस को रिड्यूस करने पर फोकस करता है, यानी कि जो भी आपदा आती है उससे होने वाले नुकसान को कम करने पर फोकस करता है, चाहे वो जान माल का नुकसान हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये फ्रेमवर्क कहता है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर और जनरल पब्लिक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडिया का डेलीगेशन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लीड किया गया था, उन्होंने इंटरनेशनल कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और नॉलेज शेयरिंग पर फोकस किया है। ये सबसे बड़ा लेसन है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में ताकि हम रेजिलियंट सोसाइटी और इकोनॉमिक बिल्डअप कर सकें, यानी कि आर्थिक स्थिति भी सुधार सके और एक ऐसी सोसाइटी तैयार करें जो कि क्लाइमेट चेंज के से होने वाले डिजास्टर को झेल सके। इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान DRR वर्किंग ग्रुप का फॉर्मेशन इनिशिएट किया और 5 की प्रायोरिटीज हाईलाइट करी, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम ताकि डिजास्टर से पहले ही हम अलर्ट हो सके और नेसेसरी एक्शंस ले पाए। दूसरा, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए इंडिया ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जिसमें 40 कंट्रीज और 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं। तीसरा, DRR फाइनेंसिंग। ये बहुत जरूरी है ताकि DRR इनिशिएटिव को फंडिंग मिले और रिसोर्सेस एलोकेट हो पाए।
चौथा रेजिलियंट रिकवरी और नेचर बेस्ड सोल्यूशन, पांचवा। तो रिकवरी के टाइम पे रेजिलियंस को प्रायोरिटाइज करना और एनवायरमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन का इस्तेमाल करना। और इंडिया ने ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर डीआरआर वर्किंग ग्रुप के कंटिन्यूएशन का भी सपोर्ट किया है, जो साउथ अफ्रीका के आने वाले G20 प्रेसिडेंसी में भी काम आएगा। इंडिया के कुछ नेशनल लेवल के इनिशिएटिव भी हैं जो डायरेक्टली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर फोकस करते हैं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये कानून नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को स्टैब्लिश करता है, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, ये 2006 में स्टैब्लिश किया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेडिकेटेड डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इस प्लान को 2016 में लॉन्च किया गया और 2019 में अपडेट किया गया। ये प्लान सेंडई फ्रेमवर्क के साथ अलाइन किया गया और ये एक एग्जाम्पल है बाकी नेशंस के लिए भी। अब कुछ चैलेंजेस की बात करें तो डीआरआर में इंडिया के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस हैं, जैसे कि डाइवर्स ज्योग्राफी और पॉपुलेशन डेंसिटी। हमारे देश की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, इसकी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यानी कि एक जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं और अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग जगह पर बसे हुए हैं, तो उससे अवेयरनेस क्रिएट करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर प्रिपेयर्डनेस गैप, कुछ कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स यानी कि एकदम से होने वाले जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मेजर अर्थक्वेक्स या फिर फ्लड्स, इसके लिए भी प्रिपेयर्डनेस में काफी कमी है, काफी गैप है। फिर कोऑर्डिनेशन का इशू, कई बार सेंट्रल और स्टेट एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, जो डिजास्टर रिस्पांस और रिकवरी एफर्ट्स को हिंडर कर सकता है। चौथा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की वल्नरेबिलिटीज। नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में आप जानते हैं कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड ये काफी कॉमन है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वल्नरेबल है, यानी कि पिछड़ा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं है। अब रिकमेंडेशन की बात करते हैं जो डीआरआर में और इंप्रूवमेंट ला सकता है। तो सबसे पहले डिजास्टर मिटिगेशन फंड को सेटअप करना। स्टैंडिंग कमेटी ने 2019 में रिकमेंड किया था कि डिजास्टर रिस्पांस फंड के साथ एक डिजास्टर मिटिगेशन फंड भी स्टैब्लिश होना चाहिए, जो डिजास्टर को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा बल्कि उसको कम करने पर फोकस करेगा। 10% फंडिंग फॉर रीस्टोरेशन, यह भी रिकमेंड किया गया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंड्स का 10% डिजास्टर अफेक्टेड स्ट्रक्चर के परमानेंट रीस्टोरेशन के लिए किया जाए, रखा जाए। यानी कि 10% जो फंड है उसको आप रीस्टोर के लिए रखो, यानी कि जो चीज तबाह हो गई है, खराब हो गई है, उसको आप ठीक करो। एजुकेशनल करिकुलम में डीआरआर को इंक्लूड करना। सेकेंड ARC यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, इन्होंने सजेशन दिया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट को एजुकेशन करिकुलम में शामिल किया जाए, यानी कि सिलेबस में शामिल किया जाए और स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन की जाए। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो डीआरआर में फ्यूचर के इंप्रूवमेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी और नॉलेज ट्रांसफर में कोऑपरेशन को बढ़ाना जरूरी है ताकि हम डिजास्टर रेजिलिएंट को और स्ट्रेंथन कर सकें। अब ये क्या होगा कि ये पॉसिबल होगा कि जब आपस में कंट्रीज बैठकर एक दूसरे से नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी। पब्लिक अवेयरनेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस कैंपेन और कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम के जरिए डीआरआर में हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करने पर फोकस कर सकते हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की, यानी कि जितनी भी आपदा हो रही है उसके रिस्क को कम कर सकते हैं अवेयरनेस के थ्रू। फिर फाइनेंसिंग एक्सपेंशन, पैसा लगाना जरूरी है। हाई रिस्क रीजन के लिए डीआरआर फाइनेंसिंग को एक्सपेंड करना जरूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फुलफिल किया जा सके, कि कहीं पर तबाही हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की तो दोबारा से वो रिकवरी नहीं हो पा रहा है। तो रिकवर कब होगा? जब हम स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा इस प्रकार के डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। CDRI और G20 जैसे ग्लोबल फोरम्स में एक्टिव लीडरशिप से इंडिया डीआरआर में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग जो है वो बना सकती है। तो हम एज अ लीडर के तौर पर जो है वो उठ सकते हैं इस एरिया में। तो इस टॉपिक में
हमने इंडिया के डीआरआर एफर्ट्स और चैलेंजेस का डिटेल एनालिसिस किया। आपको डीआरआर में सेंडाई फ्रेमवर्क का रोल, इंडिया के नेशनल और ग्लोबल इनिशिएटिव्स और कुछ रिकमेंडेशंस जो मैंने आपको समझाए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस टॉपिक का करंट अफेयर्स और थियोरेटिकल दोनों एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें नोट्स जो है वो ज़रूर बनाना इस टॉपिक की, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। जैसे कि अगर बात करें सेंडाई फ्रेमवर्क, तो ऐसी चीज़ें अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछ ली जाती हैं। हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी ने रिलीज की है, और ये रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के समय पर रिलीज हुई है, जो कि बाकू अजरबैजान में देखने को मिल रही है 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में। तो हम समझेंगे इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपके जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट ये दिखाती है कि अगर हम अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट करें, तब भी हम सिर्फ 2030 तक 10% एमिशन कम कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर और ज़्यादा प्रयास नहीं डालेंगे तो 2030 तक टेम्परेचर इंक्रीज होते होते 2.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। क्या हो सकता है अगर एक्शन नहीं लिया गया? अगर इस वक्त और इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया तो पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो सकता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में, जो पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को काफी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। अब रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन्ड है ये समझिए। चिंता वाली बात तो आपको दिखी गई होगी कि कितनी बुरी स्थिति आने वाले कुछ सालों में हो सकती है। पहली चीज तो, अगर हम अभी के कंडीशनल एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, तो पूरे दुनिया भर में जो वार्मिंग है, गर्मी है, वो 2.8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। लेकिन अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना चाहते हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट था, तो 2030 तक 43% एमिशन को रिड्यूस करना होगा, जो 2019 के लेवल से कंपैरिजन में है। 2023 में पूरे दुनिया भर का ग्रीन हाउस एमिशन एक रिकॉर्ड हाई रहा है, 57.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हम लोग को देखने को मिला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2022 से ही 1.3% इंक्रीज हुआ है, जो प्री कोविड 19 एवरेज ग्रोथ ऑफ 0.8% पर ईयर से भी ज्यादा है। यानी कि प्री कोविड में हम लोग 0.8% पर ईयर एमिशन करते थे, अब 1.3% इसमें इंक्रीज हो गया है। सोचिए आप, यहां पे G20 कंट्रीज जो कि अफ्रीकन यूनियन के अलावा है, इन्होंने 2023 में टोटल ग्लोबल एमिशन में 77% कंट्रीब्यूट किया है। सिर्फ 6 मेजर एमिटर्स ने ही 63% तक एमिशन कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया का ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो 6.1% से इंक्रीज हुआ 2022-2023 के पीरियड में, लेकिन इंटरेस्टिंगली पर कैपिटा एमिशन काफी लो है, 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर कैपिटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। जबकि चाइना और यूएसए का कंपैरिजन देखें तो 11 और 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर कैपिटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। सोचो कि इंडिया के अंदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो 6.1% इंक्रीज हुआ, उसके बावजूद पर कैपिटा एमिशन कम है। यानी कि पर कैपिटा एमिशन समझते हो ना कि हर एक व्यक्ति कितना ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। रिपोर्ट में एमिशन डिस्पैरिटी हाईलाइट की गई है, यानी कि कुछ कंट्रीज है वो ज्यादा एमिशन कर रही है, कुछ कम कर रही है, बात आप जानते ही हैं। डेवलप कंट्रीज के पर कैपिटा एमिशन वर्ल्ड एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। यानी कि जो लोग डेवलप कंट्रीज में रह रहे हैं एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, वो लोग 3 गुना ज्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं, जो क्लाइमेट इनइक्वालिटी और क्लाइमेट जस्टिस के पर्सपेक्टिव से काफी क्रिटिकल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सोलार और विंड एनर्जी को प्रमोट किया जाए तो 2030 तक रिक्वायर्ड एमिशन रिडक्शन में 27% कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, और 2035 तक 38%। मतलब हम सोलार और विंड एनर्जी पर काम करें, ये रिपोर्ट ने बताया। फॉरेस्ट पे एक्शन भी काफी इंपैक्टफुल हो सकता है।
ये 20% रिडक्शन तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन दोनों ईयर्स में, यानी कि 2030 और 2035 के साल में 20% तक रिडक्शन हो सकता है अगर हम और भी ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो लगाना शुरू कर दें, पेड़ पौधे यानी कि एफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दें। अब आने वाले समय में क्या करना चाहिए और अभी क्या एक्शंस लेने चाहिए, तो इस वक्त ग्लोबल मोबिलाइजेशन को अनप्रेसिडेंटेड स्केल और पेस पे लाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट क्लियरली अंडरलाइन करती है कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग का गोल आउट ऑफ रीच जो है वो हो सकता है। तो ग्लोबल मोबिलाइजेशन मतलब कि हम सब कंट्रीज को एक साथ अब आने की आवश्यकता और उस पर सीरियसली काम करने की आवश्यकता और तेजी लाने की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 जो हमें देखने को मिल रही है, अभी चल रही है, मुझे बता सकते हो कहां पर चल रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29? अभी मैंने आपको इसका एक आंसर बताया था, देखते हैं कौन कितने फोकस के साथ देख रहा है। उसमें कंट्रीज को स्ट्रॉन्गर एनडीसी सेट करने की अर्ज की गई है और सब्सटेंशियल एक्शन लेने के लिए कहा गया है, यानी कि कहा गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 में कि कंट्रीज और क्लाइमेट एक्शन के लिए जो है वो कमिटेड रहें और बेहतर तरीके से काम करें। नेट जीरो एमिशन बाय 2050 अचीव करने के लिए हर साल लगभग 900 बिलियन यूएस डॉलर से 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक फंडिंग करनी पड़ेगी, जो पूरे दुनिया भर की जीडीपी का लगभग 1% है। रिपोर्ट यह भी हाईलाइट करती है कि पॉलिसी शिफ्ट और इंटरनेशनल कॉपरेशन को इंक्रीज करना होगा। अगर पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट मीट करने हैं तो नई पॉलिसीज बनानी पड़ेगी और भी काफी सारे कंट्रीज को एकजुट करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना पड़ेगा और नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस गोल को अचीव करने के लिए। तो ये थी एमिशन गैप की रिपोर्ट 2024 की, जिस पर हमने क्रिटिकल क्लाइमेट चैलेंजेस के बारे में बात करी है। और अगर हम टाइम पे एक्शन नहीं लेते हैं तो आने वाले टाइम में हमारे पास क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का वक्त खत्म हो सकता है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। क्लाइमेट के इशू और उनके सोल्यूशन के बारे में समझना हमारे जीएस पेपर 3 के सिलेबस में इंक्लूडेड है और जो मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब ये टॉपिक गाइस जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गरीबी, फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है ये। सो ये टॉपिक है लाइवलीहुड क्राइसिस इन ओडिशा ट्राइबल कम्युनिटी। ओडिशा की ट्राइबल कम्युनिटी में आजीविका का एक चैलेंज चल रहा है, एक चुनौती हम लोग को देखने को मिल रही है, एक संकट हमें देखने को मिल रहा है। तो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसी ट्रेजेडिक डेथ हुई है बिकॉज ऑफ मैंगो कैरनेल कंजम्पशन। सोचो, लोग जो है वो कुछ खाकर मर रहे हैं। लोग जो फूड इनसिक्योरिटी और पॉवर्टी से अफेक्टेड है वो मैंगो कैरनेल्स को इमरजेंसी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि उनके पास, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास खाने की दिक्कत है, वो ऐसे खाने को खा रहे हैं जो कि पॉइजनस है। मैंगो कर्नल्स में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो साइनाइड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। सोचिए आप, साइनाइड कितना खतरनाक है कि खाने के ऑप्शंस इतने लिमिटेड है कि लोग अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हैं। पास्ट में भी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, जैसे कि काशीपुर और रायगढ़ में, जहां पॉलिटिकल और सोशल एक्शंस लेने पड़े थे। इसके बाद बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज रिलीज किए गए, मोबाइल सप्लाई वैन इंट्रोड्यूस की गई। अब लगता है कि ये प्रयास जो है वो पर्याप्त नहीं है। अब बैकग्राउंड की बात करें तो ओडिशा की ट्राइबल कम्युनिटीज इंडिया की मोस्ट इम्पावराइज्ड कम्युनिटी में से एक है। इम्पावराइज्ड जो है वो समझते हो आप, पिछड़ी कम्युनिटी जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। जो कम्युनिटी जो है इसमें मतलब उनकी लिविंग क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी लो रहती है और यहाँ पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन का लेवल काफ़ी हाई है। गरीबी बहुत ज़्यादा है, कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है। NFHS 5 सर्वे के हिसाब से यहाँ ट्राइबल चिल्ड्रन में स्टंटिंग, वास्टिंग और अंडरवेट के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट नहीं मिलना, लोगों को डिस्प्लेस करना और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से ख़त्म होना। ये लोग अनसेफ फॉरेस्ट फूड पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि जो खाना सड़ गया उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मैंगो कर्नल्स हुए जो सेफ नहीं होते। यहाँ पर हालांकि गवर्नमेंट स्कीम भी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अपना काम कर रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है,
लेकिन इन स्कीम की रीच और इंफ्रास्ट्रक्चर में इश्यूज हैं, यानी कि ये स्कीम जो है वो सभी लोगों तक पहुंच नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये लोग इनका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते। इसके अलावा और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ओडिशा ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यूनिसेफ का हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एंटी हंगर इनिशिएटिव, लेकिन इनका सक्सेस लिमिटेड ही रहा है। यहां पर एक और चिंता वाली बात है साइनाइड पॉइजनिंग की, जो मैंगो कर्नेल से होती है। सेफ प्रिपरेशन मेथड होते हैं, लेकिन अवेयरनेस और रिसोर्सेज की कमी के कारण ये सेफ नहीं बनते। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स का क्या इम्पैक्ट है। तो स्कीम्स है जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, मनरेगा हो गया, ये तो स्कीम है, चल रही हैं, लेकिन इनके रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं। ये दूर दराज के ट्राइबल एरियाज तक नहीं पहुंच पाती। ट्राइबल लोग जो काफ़ी पिछड़े होते हैं, उन्हें ज़मीन और फॉरेस्ट राइट्स भी में भी चैलेंज फेस करना पड़ता है, यानी कि अपनी खुद की ज़मीन के अधिकार पर भी उनको चुनौतियां फेस करनी पड़ती है। रिजल्ट क्या होता है, ये लोग शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए वेलफेयर कार्ड को मॉर्गेज करते हैं और लोकल मनी लेंडर्स के पास, मतलब कि अपने जो वेलफेयर कार्ड है, यानी कि जो उनको राशन कार्ड वगैरह कुछ मिलता है, तो उसको जो है वो जिससे उन्हें पैसा उधार ले रखा है वहां पर जो है वो मॉर्गेज करा देते हैं, वहां पर गिरवी रखवा देते हैं, जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक प्रकार से शोषण होता है इनके लिए और गरीबी को और बढ़ावा देता है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और मनी लेंडर्स इन लोगों को काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं, जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को और बढ़ा देता है। और ट्राइबल फैमिलीज के पास सस्टेनेबल फाइनेंशियल सोल्यूशन नहीं है, यानी कि पैसे की दिक्कत है और उस दिक्कत का कोई क्रेडिट सोल्यूशन भी नहीं है उनके पास फॉर्मल, जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में रहे उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराए जिससे कि वो अपनी आजीविका को बचा सकें। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि कैसे हम इनकी आजीविका और फूड सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो अगर इनको एक्सेस दिया जाए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का, तो ये लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करेंगे, जैसे कि हनी हो गया, टैमरिंड हो गया, वाइल्ड मशरूम हो गया, मैंगो कर्नल्स हो गया। इनकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करके ट्राइफेड जैसे ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से इनको एक अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अच्छा पैसा मिल जाएगा। मतलब इनको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का अधिकार दो कि जंगल के अंदर जितनी भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका एक्सेस इनको मिल जाए कि जिससे कि ये लोग वहां से फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में और ये जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अच्छा खासा इनकम जो है वो अर्न कर सके। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए ताकि दाल, तेल और इस प्रकार के आइटम्स, फोर्टिफाइड फूड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि जिसमें और न्यूट्रिशन ऐड करके इनको दे दिया जाए। डोर टू डोर डिलीवरी एक मॉडल इस्टेब्लिश किया जा सकता है ताकि टाइमली एक्सेस मिले रिमोट ट्राइबल फैमिलीज को, यानी कि दूर दराज में रहने वाली ट्राइबल फैमिलीज को। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने की आवश्यकता है ताकि सही तरीके से लैंडिंग प्रैक्टिसेस हो, यानी इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है वो लोन मिल सके। मैंगो कर्नल्स अगर सेफली प्रोसेस हो तो ये कन्फेक्शनरी, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए एक इकोनॉमिक पोटेंशियल बन सकते हैं। मतलब कि इनको सही तरीके से प्रोसेस करेंगे तो दूसरी इंडस्ट्रीज में इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव से ट्राइबल प्रोड्यूसर को नेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट करके उन्हें फेयर कंपनसेशन मिल सकता है और उन्हें सेफ कर्नल कंजम्पशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है, यानी अनसेफ कर्नल कंजम्पशन को रिड्यूस किया जा सकता है। मतलब कि ये मैंगो कर्नल का उपयोग जो है वो, यानी कि इसको प्रोसेस करके जो है वो बाहर मार्केट में बेचेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर उससे उनको पैसा मिलेगा, तो वो बेटर चीज कंज्यूम करेंगे रेदर देन दिस। तो ये एक इन डेप्थ एनालिसिस थी ओडिशा के ट्राइबल लाइवलीहुड क्राइसिस पर, और इस टॉपिक पर फोकस करना जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ह्यूमन राइट्स को, फूड सिक्योरिटी को और गवर्नेंस को। और ओडिशा का ये केस एक अगेन एक वेकअप कॉल है कि हमें सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करना है बल्कि उनके रिजल्ट्स को भी क्लोजली मॉनिटर करना है कि जिस चीज़ के लिए पॉलिसी बनाई गई है वो अचीव हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो ये एक अच्छा टॉपिक था गाइस, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। टार्डीग्रेड मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। तो क्या आप जानते हो टार्डीग्रेड क्रिएचर कैसा दिखता है? सो जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी अच्छा टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। और टार्डीग्रेड क्या है? तो ये एक माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर होते हैं, यानी कि आपको माइक्रोस्कोप के बिना इन्हें देखना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, ये काफ़ी टाइनी होते हैं। टार्डीग्रेड्स को वाटर बियर्स भी कहा जाता है क्योंकि बियर लाइक शेप होता है उनका, भालू की तरह दिखते हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें हम लोग जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो टार्डीग्रेड माइक्रोस्कोपिक
8 लेग्ड क्रिएचर है, यानी कि इनके 8 पांव हैं, जो टार्डिग्रेड फाइलम के बिलोंग करता है। अच्छा, टार्डिग्रेड्स जो हैं उनके पास छोटे छोटे 8 लेग्स होते हैं, और ये टार्डिग्रेड्स नाम फाइलम से आता है। ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टार्डिग्रेड्स के फॉसिल्स के बारे में बात करें, जीवाश्म के बारे में, तो क्रिटेशियस पीरियड से मिलते हैं जो लगभग 90 मिलियन साल पुराने हैं, राइट। और जुरासिक पीरियड से जो है वो इसके फॉसिल्स है वो नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो शायद इनका सबसे यूनिक फीचर डिस्क्राइब करता है उस पर आते हैं टार्डिग्रेड्स का एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने की एबिलिटी। टार्डिग्रेड्स एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि एक स्पेशल स्टेट पे चले जाते हैं जिसको हम लोग क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। तो क्रिप्टोबायोसिस में ये अपने मेटाबॉलिज्म को इतना स्लो कर लेते हैं कि वो जिंदा रहते हैं बिना किसी एनर्जी के उपयोग के। टार्डिग्रेड्स को डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, रेडिएशन और स्पेस वैक्यूम तक में सरवाइव करने की एबिलिटी होती है। अगर हम स्पेस में इन्हें भेज दें अनप्रोटेक्टेड, बिना किसी मास्क के, बिना किसी गियर के, तो ये वहां पे भी सरवाइव कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर, अब आप ही लोग बता दो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। अब हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का ओलंपिक बिड 2036 के लिए। ये टॉपिक फैक्चुअल भी है, प्रीलिम्स के लिए भी है और एनालिटिकल भी है। तो पहले स्टेटमेंट पे फोकस करो, इंडिया का ओलंपिक एसोसिएशन IOA, जिसको इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं, इसने IOC को 2036 ओलंपिक होस्ट करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो अब आप पूछेंगे ये लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, तो ये बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है जो ये बताता है कि इंडिया सीरियस है इस बिड के लिए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहती है। ये एक पहला स्टेप होता है ओलंपिक्स को इंडिया में लाने का। इमेजिन कीजिए 2036 में ओलंपिक्स इंडिया में हो रहा है। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज इस लेवल पे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब स्टेटमेंट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडिया एशिया का पहला देश है जो ओलंपिक्स के लिए बिड कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट गाइस थोड़ा गलत है, क्योंकि ओलंपिक्स को होस्ट करने का मैदान एशिया के काफी सारे देशों ने पहले ही कैप्चर कर लिया है। जैसे कि चाइना ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स होस्ट किया था, साउथ कोरिया में 1988 में सियोल ओलंपिक्स, और जापान ने तो रीसेंट 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स होस्ट किया है। तो इंडिया एशिया में पहली कंट्री नहीं होगी जो ओलंपिक्स के लिए बिड करेगी। यहां एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है, इंडिया में ओलंपिक गेम्स होस्ट करना पॉलिटिकल और कल्चरल प्राइड का सवाल बन गया है। तो क्या यह बिड हमारे लिए एक नया चैप्टर लिख सकती है? यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। IOA को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज करती है और ये ओलंपिक मूवमेंट को इंडिया में गवर्न करती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, और IOA का रोल सिर्फ इतना ही नहीं है कि ओलंपिक्स में हमें भेजे, ये यानी कि IOA सिर्फ हमें ओलंपिक्स में नहीं भेजती है, बल्कि ये एसोसिएशन इंडिया में पूरे ओलंपिक मूवमेंट को गवर्न करती है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है और यह इंश्योर करती है कि इंडिया ओलंपिक्स और भी इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो ये एक अच्छा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर PSC में पूछे जाते हैं। अब देखो मेंस का ये क्वेश्चन है, अब मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताता हूं, फिर आप इसका आंसर जो है वो खुद से लिखिएगा, ठीक है। आज से मैं ये प्रैक्टिस, यानी कल से मैंने शुरू कर दी वाली प्रैक्टिस आपके लिए जो है वो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट करना, बताना मुझे कमेंट बॉक्स पे कि कैसा लग रहा है। सो देखो, इंडिया बिड टू होस्ट द 2036 ओलंपिक गेम्स। तो आप जानते हैं कि 2036 में इंडिया चाह रही है कि वो ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज कराए। इमेजिन इंडिया ओलंपिक गेम्स जो है वो होस्ट कर रही है ग्रैंड स्केल पर इसमें काफ़ी प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, जांच करेंगे
कि हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स इसके क्या होंगे। तो सबसे पहले तो ये जो बिड है, जो कोई छोटी बात नहीं है। ओलंपिक्स होस्ट करना इज अ बिग डील, लेकिन साथ में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। इंडिया की गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट सेक्टर ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया है, और ऐसे ग्रैंड इवेंट्स अपनी इकोनॉमी, टूरिज्म और ग्लोबल इमेज को और बेहतर कर सकते हैं। बट इसमें कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं, तो इसको अपन ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, एथलेटिक फैसिलिटी, ट्रेनिंग ग्राउंड्स की जरूरत होती है, प्लस होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को भी बूस्ट देना पड़ेगा। इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? सिंपल, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना पड़ेगा। ओलंपिक्स के चलते नए स्टेडियम्स बनेंगे, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, और ये लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी को काफी बेहतर करेगा। बट एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकता है? डेवलपिंग और मेंटेनिंग ये फैसिलिटी पोस्ट ओलंपिक काफी कॉस्टली है, यानी कि किसी भी चीज को डेवलप करना और फिर बाद में मेंटेन करना, तो ये काफी कॉस्टली होगा। बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम पर चाइना ने बिलियंस इन्वेस्ट किए थे, और आज उनमें से काफी सारी फैसिलिटीज अंडर यूटिलाइज है, यानी कि कोई यूटिलाइज ही नहीं कर रहा। सो ये एक फाइनेंशियल बर्डन भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम भी आपको मैंने बता दी इंफ्रास्ट्रक्चर की। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी की बात करें। देखिए, आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट का इंपैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओलंपिक होस्ट करते टाइम पॉल्यूशन, एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट, वाटर वेस्टेज या कोई किसी भी प्रकार का वेस्ट, ऐसे इश्यूज उठते हैं, क्योंकि जहां पर भी पब्लिक आएगी वेस्टेज होगा। पर इंडिया अगर ये इवेंट को सस्टेनेबल बना के होस्ट करती है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करना, पानी को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त उपाय लाना, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज भी हो सकता है वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर। आजकल ग्रीन ओलंपिक्स कंसेप्ट पॉपुलर हो रहा है, तो इंडिया भी कुछ ऐसा अडॉप्ट कर सकती है। तो ये आप एक सोल्यूशन भी दे रहे हो अपने आंसर के अंदर। इसके अलावा बात करें सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट की। ओलंपिक्स इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, टूरिज्म को बूस्ट मिल सकता है, और इवन स्पोर्ट्स कल्चर प्रमोट हो सकता है। होस्टिंग ओलंपिक से लोकल बिजनेस को बेनिफिट होगा, और नए इंफ्रास्ट्रक्चर से लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो सकते हैं। पर कुछ नेगेटिव सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भी हैं, जैसे कि जब रियो ने 2016 ओलंपिक होस्ट किया, तो वहां की लोकल कम्युनिटीज को हटाना पड़ गया, डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ा। क्या आप सोच रहे हैं कि इंडिया में ऐसा कुछ इंपैक्ट हो सकता है? क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जहां पर शायद स्टेडियम बने वहां पर पहले अतिक्रमण हो, लोकल कम्युनिटीज और जो पिछड़ा सेक्शन जो सोसाइटी का होता है, इन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। कई बार इनको हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग भी पे करनी पड़ेगी। अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो हर एक चीज के लिए पैसा लगेगा, उनको अपनी जगह छोड़कर भी जो है वो जाना पड़ सकता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पैसे का है, फाइनेंस। जैसे हम डिस्कस किया कि फंडिंग का बड़ा इशू है, और साथ ही इंडिया की ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल भी एक मेजर इशू है। टाइम पर काम कंप्लीट नहीं होते ना यार, ये भी इशू है। तो हमें टाइम पर काम कंप्लीट करना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, ये थोड़ा टफ है। और लेट्स नॉट फॉरगेट सिक्योरिटी कंसर्न। एक ऐसा टाइम जब साइबर सिक्योरिटी और टेररिज्म का डर है, ओलंपिक्स में सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आखिर में बात करें अपॉर्चुनिटीज की, तो इंडिया को एक गोल्डन चांस मिलेगा यह दिखाने के लिए कि इंडिया एक ग्लोबल पावर है। ओलंपिक्स एक ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है इंडिया के लिए, और अगर इसे सही तरीके से अगर मैनेज कर लिया ना हमने, तो लॉन्ग टर्म के इसके अच्छे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। पर इसके साथ ही हमें बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हर एक चीज की प्रॉपर प्लान पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया को ओलंपिक्स होस्ट करनी चाहिए? हालांकि तो मेंस का क्वेश्चन था, बट मैं खुद इसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया, फिर खुद ही से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा जरूर। काफी कुछ सीखने और सोचने को मिला है हम लोग को इस टॉपिक के अंदर। मैंने आपको बताया पूरी चीजें, तो काफी चीज दिमाग में आई होंगी आपके। अब आप प्रिपेयर्ड है कि अच्छे से आप इस पर आंसर जो है वो लिख सकते हैं।
तो लिखिएगा 120 वर्ड में जो है वो इस पर आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको आंसर को लिखना है। तो चलिए मैं मिलूंगा आपको कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।